हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमने पिक किया है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानेंगे, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल था नहीं, तो इसे सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। प्रीलिम्स के साथ साथ ये मेंस में भी कुछ बात कर लेंगे इसके बारे में। तो ये भी न्यूज़ में क्यों था कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम है अशोक लवासा। इन्हें इस बैंक का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो इस बात पे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है जो इंडिया में होता आ रहा है। पॉलिटिकल केओस चालू हो गया है कि इन्हें क्यों कर दिया गया, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे, ये CEC बनने वाले थे। और इनसे पहले इनका जो है पोस्टिंग वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में होगा। तो खैर ये सब तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, ये नाम अशोक लवासा अगर वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम होगा अशोक लवासा। ओके, तो हम जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कि इस सेक्शन से हर एक एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे फिर वनडे एग्जाम्स हो, स्टेट पीसीएस में तो आता ही है ऐसे सवाल, साथ ही साथ एसएससी वगैरह के एग्जाम में इसके हेडक्वार्टर्स एंड मेंबर कंट्री एंड ऑल ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम जानेंगे एक एक करके कि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत ही कंसाइज वे में हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता क्या है। ओके, तो ये जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1966 में हुई थी। ओके, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1966 में हुई थी, ठीक है, दिसंबर 1966 में। ये एक रीजनल बैंक है, मतलब क्षेत्रीय विकास बैंक इसको कह सकते हैं। रीजनल डेवलपमेंट बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। रीजनल डेवलपमेंट बैंक के रूप में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला कहाँ है पता है आपको, फिलीपींस में है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसका हेडक्वार्टर का नाम रखें और इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखें। इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है कि जो एशिया का रीजन है, एशियन रीजन में सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रमोट करना, ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य है। साथ ही साथ अगर इसके बारे में और कुछ बताएं आपको, तो ये जो है बैंक, इसका लक्ष्य ये है, और भी लक्ष्य इसके हैं कुछ, तो उसे जान लेते हैं। तो इसमें आप देखें कि ये जो है ये करता क्या है, तो इसका एक कमिटमेंट कहते हैं ना, वो भी है। ये कमिटेड है हमारे एशिया और पैसिफिक रीजन में, एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। एशिया और पैसिफिक रीजन में ये क्या करेगा कि यहाँ पे जहाँ जहाँ गरीबी है, तो जहाँ गरीबी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे प्रोस्पेरिटी लाने की बात करेंगे, है ना। और वहाँ पे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, वो रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल, यानी कि सतत, ठीक है, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एशिया पैसिफिक के ऊपर ये जोड़ देंगे। यानी कि जो एशिया और पैसिफिक का रीजन है उसे रेजिलिएंट बनाना है, प्रोस्पेरियस बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है, रेजिलिएंट बनाना है, तो इस तरह से, ताकि यहाँ पे प्रोस्पेरिटी आ सके। और इसका जो कोर आइडिया है, इसके बीच में एक चीज आता है, वो है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि जो पॉवर्टी है उसे खत्म करना, इसका ये एक लक्ष्य है। और इसका विजन है कि एशिया और पैसिफिक को पॉवर्टी से फ्री करना, फ्री ऑफ पॉवर्टी। आई होप सब क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। ओके, तो ये इसका लक्ष्य है। और ये जो बैंक है ना, एडीबी, इसे जिस तरह वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक है, सॉरी वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक नहीं, वर्ल्ड बैंक जो है उसी के मॉडल पे इसे तैयार किया गया है, ठीक है, जिसमें यूएनएसकेप यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक
यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया जो है, एशिया एंड पैसिफिक, उसके भी इसमें मेंबर को इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। आपसे पूछा जाता है क्या इसके मेंबर इसमें हैं, तो ऑब्वियसली हैं इसके मेंबर, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये वर्ल्ड बैंक के मॉडल के आधार पे इसे बनाया गया है, जहाँ पे उसका वेटेज भी सेम है और वोटिंग सिस्टम भी सेम है, ओके। और स्टार्टिंग में जब ये बना था 1966 में, तो यहाँ पे इसमें सिर्फ 31 मेंबर थे, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे 68 मेंबर हैं, जिसमें हमारा भारत भी है। और भारत जब इसका गठन हो रहा था जब था, तो फाउंडिंग इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है, इसको इंडिया को फाउंडिंग मेंबर बोलेंगे, ओके। और साथ ही साथ ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है, तो ये जो है ना, ये फोर्थ लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं ये फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर एंड टॉप बोरोवर, सबसे ज़्यादा बोरो करने वाला, मतलब ऋण लेने वाला देश इंडिया है। चौथा लार्जेस्ट इसका शेयर होल्डर, मतलब जितना इसका टोटल शेयर है उसमें चौथा स्थान पे इंडिया आता है। और ये इसमें अभी क्या है कि अब तक जो है इसमें 5 लार्जेस्ट इसके शेयर होल्डर हैं दिसंबर 2019 तक। तो उन पांचों का नाम जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, वो कौन है। तो एक एक करके नाम जान लेते हैं। यह है जापान, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान, तो इसका आई थिंक 15.6% ये दोनों हैं, इसका शेयर है, ठीक है ये। और चाइना 6 पॉइंट समथिंग है, इंडिया 5 पॉइंट समथिंग है, और ऑस्ट्रेलिया 3 पॉइंट समथिंग है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप चेक कर लीजिए एक बार जाके। तो इंडिया देख सकते हैं सबसे चौथे नंबर पे आता है, और नंबर 1 पे कौन है, जापान, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 चाइना, 4 पे इंडिया, 5 पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये देखा आपने शेयर होल्डर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक मैंने छोटा सा टॉपिक पिक किया है, लेकिन एक में अगर थोड़े से पॉवर्टी की बात की तो हम बताओ पॉवर्टी, पूरे वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी का जो ट्रेंड है वो क्या है। तो वेरी क्विकली जान लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 1.85 बिलियन जो पीपल हैं, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का इसे कह सकते हैं 36% जो है वो पॉवर्टी के शिकार हैं, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, ओके। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में पॉवर्टी पिछले 10 सालों में काफ़ी 27 to 28% ये रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी है बहुत सारे लोग, मोर देन 50 मिलियन पीपल यहाँ भी अभी एक्सट्रीम बिलो पॉवर्टी लाइन ही आते हैं, ओके। और इंडिया का पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग भी बहुत अच्छा नहीं है, 59 इसका 49 इसका रैंक है, ओके। तो चलते नेक्स्ट, अब देख लेते हैं थोड़ा सा टॉपिक। वर्ल्ड यूथ स्किल डे क्या है। तो ये हर साल 15 जुलाई को मनाया जा रहा है, 2014 से ये स्टार्ट हुआ था। और इसका लक्ष्य ये है कि जो यूथ होते हैं, ठीक है, उनके इम्पोर्टेंस को कैसे जानेंगे, उनको एक्नॉलेज करना है, उनके स्किल को एक्नॉलेज करना है उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिसके साथ वो डिसेंट वर्क कर सके और अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बन सके। तो उनको स्किल के साथ इक्विप करना है। इक्विप का मतलब ये होता है कि उनको स्किल्ड करना है ताकि वो एक डिसेंट जॉब पा सकें और इस तरह की चीज़ें। और इस साल को जो थीम था वो था स्किल फॉर रेजिलियंट यूथ, स्किल फॉर रेजिलियंट यूथ, इसे याद रख सकते हैं, ओके। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, यार पसंद आया तो आप इसे बस सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। ओके, सो थैंक यू।